Good morning all of you. In previous video we study about discovery of proton. Discovery of proton इसके बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो एनोड रे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हुई है और डिस्कवर गोल्डस्टीन ने किया है इसको। ठीक बात है, ये अपन ने पढ़ लिया था कि जो आपका प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की है। अब देखें अपने पास नेक्स्ट जो अपने बात थी, टॉपिक था, वो था एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट। सुनिए भाई, क्या होता है एनोड रे एक्सपेरिमेंट? अप्रोक्सीमेटली जैसे अपन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा है वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, चेंजेस है। वो चेंजेस क्या है, ध्यान से सुने। वही एक आपकी क्या है, डिस्चार्ज या इमर्जेंट ट्यूब, या आपकी डिस्चार्ज या इमर्जेंट ट्यूब, ये आपका वैक्यूम पंप, ठीक बात है। डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड्स इलेक्ट्रोड, उन पे दो मेटल इलेक्ट्रोड अटैच हैं। और ये आपका जो इलेक्ट्रोड है वो हाई वोल्टेज बैटरी से अटैच है। हाई वोल्टेज जो यहाँ का वोल्टेज है वो 10,000 वोल्ट की बैटरी से ये दोनों इलेक्ट्रोड, जो मेटल इलेक्ट्रोड है, वो अटैच है। जो बैटरी का पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ा हुआ है उसको तो क्या कहते हैं, एनोड। ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड। और जो बैटरी के नेगेटिव एंड से जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव एंड से अटैच है, इसको क्या कहेंगे, कैथोड। ठीक बात है। अब देखिए भाई, वैक्यूम पंप की हेल्प से इसमें जो गैस है इसको वैक्यूम किया जाएगा, फिर भी इसमें गैस के कुछ पार्टिकल्स बचेंगे। और जो इसमें प्रेशर सेट किया जाएगा वो कितना किया जाएगा, 0.01 mmHg। वैक्यूम पंप की हेल्प से अपन इस इमर्जन जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसका प्रेशर कितना करेंगे, 0.01 mmHg। इसमें इट मीन्स क्या होगा, लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। वोल्टेज तो आपका क्या है, हाई, और प्रेशर आपका क्या होगा, लो। हाई वोल्टेज और लो प्रेशर पे इसमें जो गैस होगी, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, आयनाइज्ड होंगे। आयनाइज्ड होने का मतलब अगर इसमें जो भी गैस होगी उससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे, और वो खुद जो पार्टिकल बचेगा वो क्या बचेगा, पॉजिटिव पार्टिकल। ठीक बात है। साथ ही मैंने इस कैथोड पे क्या किया, कैथोड पे अपने को क्या करना है, छोटे छोटे होल बनाने। कैथोड पे छोटे छोटे होल। जब अपन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ा तब ये होल नहीं थे। एनोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, इस कैथोड पर छोटे छोटे होल बनाने, स्मॉल होल्स बनाने आपको। ठीक बात है। अब देखें गोल्डस्टीन, ये एक्सपेरिमेंट किया किसने था, गोल्डस्टीन। किस साइंटिस्ट ने किया है, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें प्रेशर कितना, वैक्यूम पंप की सहायता से, वैक्यूम पंप की हेल्प से प्रेशर कितना किया, 0.01 mmHg। इस डिस्चार्ज ट्यूब
के दोनों एंड्स पर दो मेटल इलेक्ट्रोड उसने अटैच किए। इसके बाद में दोनों मेटल इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज बैटरी, जिसका वोल्टेज कितना है 10,000 वोल्टेज की बैटरी से इनको अटैच किया। बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है वो किससे अटैच है, एनोड से। जिस इलेक्ट्रोड से अटैच है उसको क्या कहा उसने, एनोड। और जो बैटरी का नेगेटिव एंड जिस इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है उसको उसने क्या कहा, कैथोड। ठीक बात है। अब देखिए भाई, इसमें जो गैस के पार्टिकल है वो क्या होंगे, आयनाइज्ड होंगे। आयनाइज्ड होंगे, जैसे हाइड्रोजन गैस फिल है, इसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस आयनाइज्ड होगी, इट मींस हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लूज कर देगा। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, तो वो इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया। कोई भी गैस प्रेजेंट होगी वो क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। ठीक बात। इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं, इलेक्ट्रॉन का मूव कैथोड टू क्या होगा, एनोड। इलेक्ट्रॉन तो कहां मूव करेंगे, कैथोड टू एनोड। और इन्हें अपन ने क्या कहा था, कैथोड रे। लेकिन जो आपका पॉजिटिव आयन है, जो गैस का पॉजिटिव आयन अपने पास बचा है, वो आपका एनोड टू कैथोड क्या करेगा, मूव करेगा, एनोड टू कैथोड। ठीक बात है। अब देखिए इस होल में से गोल्डस्टीन ने कैथोड जो इलेक्ट्रोड है इसके पीछे ZnS की पॉलिश की। क्या किया, ZnS फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। जैसे ये पॉजिटिव आयन, उसने सिर्फ पहले तो कहा था गोल्डस्टीन ने कि जो ये पॉजिटिव आयन है ये आपके इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, मूव होंगे। इट मींस इलेक्ट्रॉन आपका कैथोड टू एनोड मूव हो रहा है, तो आपका गैस का जो आयन है, गैस का जो आयन है वो आपका एनोड टू कैथोड क्या होगा, मूव होगा। और उसको इस चीज का पता कैसे चला, उसने पीछे क्या किया, जो आपका ये इसकी ZnS की कवरिंग कर दी। ZnS की कवरिंग की तो जो आपके कैथोड पे होल है उनसे गैसीय आयन पास हुआ और यहां जाके टकराया, और यहां क्या प्रोड्यूस हुई, फ्लोरोसेंस, रोशनी प्रोड्यूस हुई। इट मींस उसने कंफर्म किया कि आपका जो पॉजिटिव आयन है वो कहां से कहां मूव कर रहा है, पॉजिटिव आयन एनोड टू कैथोड क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। और इन्हीं पॉजिटिव आयंस को उसने क्या कहा, एनोड रे। एनोड रे का जो अदर नेम है वो क्या है, कैनाल रेस। क्या नाम है, कैनाल रेस। इन्हीं को गोल्डस्टीन ने एनोड रेस कहा, और एनोड रेस का जो अदर नेम है वो क्या है, कैनाल रेस। ठीक बात है, क्लियर है। अब देखिए भाई ऐसा क्यों है, आगे पढ़ेंगे कि जो आपका H+ है पॉजिटिव, और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो एक ही सेम ही है। प्रोटॉन इट मींस H+, ये भी क्या है, प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन पार्टिकल है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम फॉर्म होता है 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बात की है कि हाइड्रोजन जो एटम है उसमें न्यूट्रॉन एब्सेंट होगा। इसी रीजन की वजह से न्यूट्रॉन को यूनिवर्सल फंडामेंटल पार्टिकल नहीं कहा जाता। ठीक बात है। इसका मतलब हाइड्रोजन किन किन से फॉर्म होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। अगर हाइड्रोजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा तो बचेगा क्या, प्रोटॉन। इट मींस प्रोटॉन की डिस्कवरी इस टाइप से हुई है। ठीक बात है, क्लियर। नेक्स्ट देखें जो एनोड रे हैं उनकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे।
फर्स्ट प्रॉपर्टी कैथोड रे की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि कैथोड रे मूव इन स्ट्रेट लाइन। जो आपकी कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। सेम एनोड रे मूव इन स्ट्रेट लाइन। आपकी एनोड रे भी क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी कि जो एनोड रे वो एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मूव करती है। ठीक बात है। सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट तो क्या हो गई, मूव इन स्ट्रेट लाइन। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए भाई, सेकंड प्रॉपर्टी E बाई एम। मैंने आपको कैथोड रे की जब प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तब उसमें पढ़ाया था कि कैथोड रे का जो E बाई एम है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म, एक ही होगा। कैथोड रे का जो E बाई एम रेशियो है वो यूनिफॉर्म सेम होता है सबका। बट एनोड रे का जो E बाई एम का रेशियो है, रेशियो ऑफ E बाई एम डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस इन फिल ऑफ ट्यूब। यानी आपकी जो एनोड रे है उन एनोड रे का E बाई एम इस ट्यूब में जो गैस फिल करेंगे उस गैस पर डिपेंड करता है। कैसे, देखिए भाई, मैंने जब आपको कैथोड रे बताया था, कैथोड रे का जो E बाई एम है, E बाई एम ऑफ कैथोड रे यूनिफॉर्म होता है, बिल्कुल एक समान होता है। बट जो एनोड रे का E बाई एम है, E बाई एम ऑफ एनोड रे डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस फिल इन ट्यूब। कैसे, इस चीज को समझे। देखिए भाई, E बाई एम स्पेसिफिक चार्ज, जो चार्ज होगा वो तो पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव चार्ज है, सब पे 1 पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब जो चार्ज है वो तो सेम है। चार्ज तो कितना है, 1.676 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। चार्ज तो आपका फिक्स है। यहां भी चार्ज कितना था, इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, मैंने आपको चार्ज बताया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। प्रोटॉन पे भी चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 19 कूलम। बट दोनों में डिफरेंस क्या था, ये जो चार्ज है ये कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये जो चार्ज होता है ये कैसा होता है, नेगेटिव। क्लियर है। बट देखिए, दोनों में चार्ज तो सेम, यहां भी चार्ज सेम था, यहां भी चार्ज सेम रहेगा। यहां मास देखें, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, कैथोड रे क्या था, जो कैथोड रे थी वो एक्चुअल में थी क्या, इलेक्ट्रॉन ही था, है या नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी फिक्स था, 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31 kg। ठीक बात है। तो जो आपका कैथोड रे था उसका E बाई एम तो यूनिफॉर्म होगा, बट यहां देखिए जो चार्ज होगा वो तो फिक्स होगा प्रोटॉन पे, बट जो मास है, मास वो डिपेंड करेगा गैस पे। अगर आपने हाइड्रोजन गैस फिल की है, ठीक बात है, तो मास अलग आएगा, यानी डिफरेंट हो। अगर मान लो मैं गैस कौन सी फिल कर रहा हूं, अदर कोई सी भी गैस फिल कर रहा हूं, ठीक बात है। अगर मैं कोई सी भी गैस फिल करूंगा, हीलियम गैस फिल कर दूं, हीलियम गैस फिल करूंगा तो हीलियम का मास तो डिफरेंट होगा, हाइड्रोजन और हीलियम का मास दोनों का डिफरेंट होगा, है या नहीं। अगर मैं इसकी जगह और अदर गैस फिल करूं तो उसका मास अलग आएगा, ठीक बात है नहीं। तो मास चेंज होगा तो E बाई एम जो रेशियो है स्पेसिफिक चार्ज वो तो डिफरेंट होगा ही होगा।
तो जो आपका E/M रेशियो है एनोड रेज का, वो डिपेंड किस पे करता है? गैस के नेचर पे, कि आपने ट्यूब में कैसी गैस फिल की है। क्लियर बात? नेक्स्ट, सेकंड प्रॉपर्टी हो चुकी है। थर्ड प्रॉपर्टी, मैंने कहा था कि जो कैथोड रे, जब कैथोड रे की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती है? जब भी आप कैथोड रे को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो वो क्या होंगी? डिफ्लेक्ट। अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है कैथोड रे की भी और एनोड रे की भी। क्या पढ़ी है? कि ये एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है? मूव करती है। बट अगर आप इन्हें, कैथोड रे हो चाहे एनोड रे हो, अगर इन्हें आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास करते हैं तो ये क्या होंगी? डिफ्लेक्ट होंगी। तो अपन अगली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, दे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है, अगर एनोड रेज को आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास करेंगे तो वो क्या होंगी? डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक बात है। अगली प्रॉपर्टी, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? मैंने कहा था कैथोड रे किससे बनी है? नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल से बनी है, और आपकी जो एनोड रे है वो किससे बनी है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं, दे आर मेड अप पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्लियर? डिफरेंस की बात करें तो कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से बनती है, एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से बनती है। दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन इट मीन्स नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज। फिफ्थ, दे आर आल्सो मैटर वेव। ये पढ़ेंगे आप 12th में, मैटर वेव क्या है, और जो आपकी कैथोड रे और एनोड रे उनको मैटर वेव क्यों कहते हैं। ये जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इस चीज़ को तो क्लियर है। एनोड रे एक्सपेरिमेंट और एनोड रेज की प्रॉपर्टी, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? हाँ भाई, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन दो सब एटॉमिक पार्टिकल अपने कंप्लीट हो चुके। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं न्यूट्रॉन। नेक्स्ट थर्ड सब एटॉमिक जो पार्टिकल है वो कौन सा है? न्यूट्रॉन। थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा है आपका? न्यूट्रॉन। क्लियर? देखिए न्यूट्रॉन के बारे में स्टडी करें तो न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक in 1932। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है? जेम्स चैडविक। कब? 1932। जो आपकी ये लाइन है इसमें दो क्वेश्चन है, कौन कौन से? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? तो आंसर क्या होगा? जेम्स चैडविक। कब की है?
1932। देखें, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से काफी पहले हो चुकी थी, या इसको मैं यूं कहूं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के काफी समय बाद हुई है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के काफी समय बाद हुई है। क्यों हुई है काफी समय बाद? इसका रीजन था न्यूट्रॉन की जो नेचर है, चार्ज है उस पे, वो क्या है? जीरो। न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो होने की वजह से इसकी डिस्कवरी सबसे लास्ट में हुई है, सबसे लेट हुई है। ठीक बात है, याद रख लोगे, सिंपल सी बात है। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी इतनी लेट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से इतने दिन बाद क्यों हुई, तो उसका रीजन क्या था? न्यूट्रॉन पर चार्ज। न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है? जीरो होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इस वजह से इसकी डिस्कवरी काफी लेट हुई है। तो चार्ज की मैं बात करूं, चार्ज क्या होगा? जीरो। इट मीन्स न्यूट्रल। न्यूट्रॉन कैसा पार्टिकल है? न्यूट्रल। नेक्स्ट बात करें मास, शॉर्ट में mn, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। वही ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। अगर मैं इसे AMU में कन्वर्ट करना चाहूं तो AMU में कितना होगा? 1 AMU। ठीक बात है। पीछे थोड़ा चले, थोड़ा पीछे चलने का मतलब उठ के पीछे नहीं चलना है। इट मीन्स आप प्रोटॉन पे जाए। प्रोटॉन का मास क्या था? मास ऑफ प्रोटॉन MP। MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मास ऑफ प्रोटॉन। ये मास ऑफ प्रोटॉन कितना था रे? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। क्या सेम है? दिख रहा है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। वहां भी वही था। इट मीन्स सिंपल सी बात है, जो आपका मास ऑफ प्रोटॉन होगा वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के इक्वल ही होता है। थोड़ा बहुत चेंजेस है। थोड़ा चेंजेस किसमें है? अगर आपसे थोड़ा डीपली पूछे तो क्या होगा कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो थोड़ा सा ज्यादा है किससे? मास ऑफ प्रोटॉन से, पॉइंट्स वगैरह। बाकी अप्रोक्सीमेट देखें, अप्रोक्सीमेट मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और हल्का सा इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है मास न्यूट्रॉन का। ठीक बात है, यहां तक क्लियर है? ये बात हुई किसकी? न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन का जो सिंबल है, सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन N0 या कैपिटल N 0 या सिंपल N से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? ये अपने न्यूट्रॉन का कंप्लीट। अब आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ, क्या पढ़ेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो ध्यान से देखें, एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? X Z या XZ।
एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, एक्स, और इसके पैरों में फुट पे जेड, और हेड पे क्या लिखेंगे, ए, या इसी टाइप से एक्स जेड ए। ठीक बात है। एक्स यहां क्या है, वेयर एक्स इज एटम या एलिमेंट। एक्स सिंबल ऑफ एटम या एलिमेंट, वेयर एक्स इज सिंबल ऑफ एटम या एलिमेंट। जेड, जेड इज इक्वल टू जेड एटॉमिक नंबर एंड ए इज एट मास नंबर या एटॉमिक मास, या एटॉमिक मास। क्लियर है। आपका एटम रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाएगा, एक्स जेड ए या एक्स जेड ए। यहां एक्स क्या है, एक्स है आपके एटम का सिंबल या एलिमेंट का सिंबल। जेड क्या है, जो एलिमेंट या एटम है उसका एटॉमिक नंबर, और ए क्या है, मास नंबर या एटॉमिक मास। ठीक बात है। यहां तक इसको कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, नेक्स्ट। अब दो चीजें सामने आई है आपके, जेड और ए। जेड एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या होता है, ये अपन देखते हैं। तो देखिए भाई ध्यान से, अपन बात करें एटॉमिक नंबर। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या होगी, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in an atom as known as atomic number। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम एज नोन एज एटॉमिक नंबर, and atomic number represent by Z, कैपिटल Z। जो आपका एटॉमिक नंबर है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, Z से। क्लियर है। एटॉमिक नंबर, अगर डेफिनेशन की बात करें तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम एज नोन एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाएगा, जेड से किया जाएगा। नेक्स्ट होता क्या है, अब देखते हैं एक्चुअल में एटॉमिक नंबर। आपके पास जो एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल एटॉमिक नंबर। इट मीन्स आपके पास कोई एटम है, उस एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर। मैं कहूं एक एटम है उसमें 5 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इट मीन्स आपसे पूछे इसका एटॉमिक नंबर बताएं। सिंपल सी चीज है कि आपको मैं कहूं एक एटम में उसमें 5
प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, आप एटॉमिक नंबर बताएं उस एटम का, तो क्या होगा, अगर उसमें 5 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इट मींस उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्लियर है? बट अब देखें एक और चीज, एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल जो आपकी है, पीरियोडिक टेबल में कोई एटम जितने नंबर पे आ रहा है वो उस एटम का क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। मैं कहूं लिथियम एक एटम है, वो पीरियोडिक टेबल में 3rd नंबर पर आता है, इट मींस इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है बात? दो चीजों में समझेंगे, डेफिनेशन अगर कभी पूछे आपसे एक्चुअल में तब तो ये होगी, अगर आपसे वैसे सिंपली आपको पता रखना है कि एटॉमिक नंबर क्या है, वो कोई भी एटम या एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जितने नंबर पर आ रहा है, जितने नंबर पर उसकी पोजीशन है, वो उसका क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, और एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में 8वीं पोजीशन रखता है, ठीक बात है, 8वें नंबर पर आता है, इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 8। क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो बात हुई किसकी, एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट मैं बात करूं मास नंबर या एटॉमिक मास, एक ही बात है। देखिए भाई ये क्या होता है, आपका एटॉमिक मास क्या होगा, दैट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स present in nucleus of an atom as known as atomic mass या mass number। सिंपल सी बात, कोई भी एटम है, एटम के न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो क्या होंगे, उस एटम का एटॉमिक मास या मास नंबर होगा। देखें ये तो डेफिनेशन हो गई, समझते हैं क्या चीज़ है। एक वर्ड आया है फर्स्ट तो न्यूक्लियॉन्स, कौन सा है, न्यूक्लियॉन्स। ये क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स किस में प्रेजेंट होंगे, तो ये तो आपको डेफिनेशन में दिख गया, किस में प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस में। सिंपल सी बात है, कोई भी एटम है आपका, उस एटम के सेंटर में उसका क्या होता है, न्यूक्लियस। मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, कोई भी एटम है, एटम के सेंटर में उसका क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपके 2 सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और आपका इलेक्ट्रॉन एटम के जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के सराउंड क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक बात। इट मीन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ध्यान से सुने, जो आपका न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसी न्यूक्लियस में,
किसी न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको एक साथ अपन किस वर्ड्स का नाम देंगे? न्यूक्लियॉन्स। उनको क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स। याद रह जाएगा। न्यूक्लियॉन्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? और ये जो न्यूक्लियॉन्स है, यही न्यूक्लियस का जो नंबर होगा न्यूक्लियॉन्स का, वो क्या होगा? मास नंबर, या उसी को अपन क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। इट मींस A इज इक्वल टू P प्लस N। क्या ये बोल सकता हूं? एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्लियर है? और फर्स्ट अपन ने क्या बोला है कि जो आपका प्रोटॉन है क्या वो Z के इक्वल है? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है? ठीक बात है, ये आप जानते हैं। तो A का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू P की जगह में Z भी पुट कर सकता हूं, क्योंकि अपने को पता है कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो टोटल नंबर वो किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, Z के इक्वल होता है। तो इसकी जगह Z अपन पुट कर सकते हैं। क्लियर बात है नहीं? देखिए चीजों को आप अच्छे से समझें। ठीक बात है। A इज इक्वल टू P प्लस N या A इज इक्वल टू Z प्लस N। अपने पास एक के दो फॉर्मूले आ चुके। क्लियर? यहां मास नंबर जो आपका A है वो क्या है? मास नंबर या एटॉमिक मास। क्लियर? अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोई भी एटम आपके पास, उस एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो फाइंड करना है। आगे अब क्या पढ़ते हैं अपन? कोई भी एटम है, फाइंड द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एन एटम ऑफ एटम, सॉरी इन एटम। आपके पास हेडिंग है कि आपको किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। ठीक बात है। तो देखिए कैसे करना है, मैं आपको सिखाऊंगा कि कोई भी एटम आपको दिया जाए, उस एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है। आपके पास कहां कहां आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। तो देखिए कौन कौन सी स्पीसीज हैं, मैं बताऊंगा आपको 3 केसेस। थ्री केसेस में अपन पढ़ेंगे। एक जो फर्स्ट केस होगा, फर्स्ट केस ये होगा न्यूट्रल एटम। सेकंड केस में अपन बात करेंगे किसकी? चार्ज्ड एटम। एंड जो केस थर्ड है, केस थर्ड में अपन बात करेंगे मॉलिक्यूल। ठीक बात है। 3 केसेस हैं। फर्स्ट में बात करूंगा किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है। सेकंड जो केस है उसमें अपन पढ़ेंगे कि कोई भी चार्ज एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड किया जाता है। एंड जो थर्ड है किसी भी मॉलिक्यूल में कैसे फाइंड करना है। तो फर्स्ट केस पढ़ते हैं अपन पहले, न्यूट्रल एटम। फर्स्ट केस क्या है अपना? न्यूट्रल एटम। मैं आपको 2 रिलेशन बता रहा हूं, वो याद रखने हैं आपको। Z बराबर P, इट मीन्स एटॉमिक नंबर
किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। याद रह जाएगा, अपन ने भी पढ़ा है एटॉमिक नंबर में कि जो आपका एटॉमिक नंबर Z है वो किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के इक्वल होगा। ठीक बात है। और ये हमेशा ऑलवेज, इन वर्ड्स का मतलब बताऊंगा मैं, आप चिंता ना करें। सेकंड जो आपका रिलेशन है वो क्या याद रखना है आपको? Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। इट मीन्स जो एटॉमिक नंबर है वो किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या मैं कहूं कि आपका एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। ये अप्लाई करना है आपको, अप्लाई फॉर न्यूट्रल एटम। क्लियर है? ध्यान से समझ ले। Z बराबर P यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस रिलेशन का सीधा सा मतलब है, अगर प्रोटॉन की नंबर पूछे आपसे कि इस एटम में कितने प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जो नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल हो जाएंगे? एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएंगे। ऑलवेज का मतलब है चाहे न्यूट्रल एटम हो, चाहे चार्ज्ड एटम हो, चाहे स्मॉलिक्यूल हो, प्रोटॉन तो किसके इक्वल होंगे? Z के इक्वल होंगे। इट मीन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं। इलेक्ट्रॉन एक कंडीशन है, अगर न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे पास लिथियम 37। क्लियर? लिथियम 37 मैंने लिखा ZA PEN। ठीक बात है। Z और A भी अपने को पता करना है। देखिए भाई, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? X Z A। X इट मीन्स सिंबल ऑफ एटम या एलिमेंट। तो यहां इसकी जगह क्या आ रहा है? लिथियम। इट मीन्स एलिमेंट कौन सा है या एटम कौन सा है? लिथियम। क्लियर? एटम कौन सा है? लिथियम। देखिए भाई, इसके लिथियम किसी भी एटम के पैरों में जो कुछ लिखा हुआ है, नीचे जो पैरों में जो कुछ लिखा होगा वो क्या कहलाएगा? Z। इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3 आ गई। Z पता चल गया आपको कितना है? 3। किसी भी एलिमेंट के हेड सिर पर जो लिखा होता है वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इट मीन्स इस एटम के सिर पे क्या लिखा हुआ है? 7। इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास क्या होगा? 7। एक की वैल्यू भी अपने पास आ गई। ये तो अपने को इसको देख के ही पता चल गया। एटम को देखने पे पता चल गया कि Z और A क्या होगा। लिथियम के जो पैरों, किसी भी एटम के पैरों में जो कुछ लिखा होगा वो उसका क्या कहलाएगा? Z। और जो किसी भी एटम के सर यानी हेड पे जो लिखा होगा वो उसका क्या कहलाएगा? A, एटॉमिक मास। 2 वैल्यू अपने पास आ चुकी है। अब बात करते हैं प्रोटॉन। अभी अभी अपन ने रिलेशन पढ़ा है कि Z किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के इक्वल। इट मीन्स इसका Z, लिथियम का Z कितना है? 3 है। 3 है। इट मीन्स इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 3 होंगे। यस या नो? बात समझ पा रहे हैं? अरे हाँ कि ना, बात समझ पा रहे हैं क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे इसमें? इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। इट मीन्स कितने आ गए? एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन भी कितना? 3। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब चेक करें, ये जो एटम है
वो न्यूट्रल है या चार्ज्ड है। देखिए इस पे कोई प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, इस एटम पे कोई प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स एटम कैसा है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 3, या मैं बात करूं जो एटॉमिक नंबर वो क्या है, 3, इट मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 3। क्लियर। अब आती है बात न्यूट्रॉन की, ठीक बात। न्यूट्रॉन अभी आपने रिलेशन पढ़ा था पीछे एटॉमिक मास या मास नंबर में, A इज इक्वल टू पी प्लस एन, A इज इक्वल टू पी प्लस एन। अगर मैं आपको P और N की वैल्यू दूंगा, P और N की, तो क्या आप A कर सकते हैं कैलकुलेट, डायरेक्ट P और N को जोड़ना है, A आ जाएगा, ठीक बात। अगर मैं आपको A और P की वैल्यू दूं, क्या N फाइंड कर सकते हैं, अरे 3 अपने पास फाइंड करने वाली चीज है, अगर 2 की वैल्यू दे दे तो 1 अपने आप फाइंड हो सकता है। अगर यहां से आप n की वैल्यू निकालना चाहें, फाइंड करना चाहें, तो n क्या हो जाएगा, यहाँ p पॉजिटिव का है, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव, n क्या हो जाएगा, a माइनस पी। तो n क्या हो गया, a माइनस पी। a कितना है, a की वैल्यू क्या है 7, p की वैल्यू कितनी है 3, 7 माइनस 3 इट मीन्स 4। न्यूट्रॉन कितना आ गया, 4। किसी को दिक्कत, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल में बात करूं, सेकंड एग्जांपल Na1123, वही आपसे क्या क्या पूछ रहा है, Z